श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के लिए 3 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत। गौरी गणेश पूजन से शुरू हुआ अनुष्ठान। 5 अगस्त को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की भव्य तैयारियां जारी। देश के कई क्षेत्रों से पवित्र मिट्टी व जल अयोध्या पहुंचा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल को दी मंजूरी। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार सुधार। कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 65.77%। पिछले 24 घंटों में 40,500 से ज्यादा लोग हुए ठीक। देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ सैंपल टेस्ट। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रदेश के 14 जिलों के 54 लाख से अधिक लोग प्रभावित। लगभग 4 लाख लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 31 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। प्रभावित जिलों की संख्या घटकर हुई 19। रक्षाबंधन के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को दी बधाई। देश भर में सामाजिक दूरी और कोरोना वायरस से बचाव के अन्य तरीकों के साथ मनाया जा रहा है त्योहार। सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन। इसके साथ ही संस्कृत दिवस भी आज। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला का स्थल पर अलौकिक, दिव्य और भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 3 दिवसीय अनुष्ठान आज प्रातः गौरी गणेश के पूजन से शुरू हो गया। पूजन काशी और अयोध्या के नव प्राकांड पुरोहित करा रहे हैं। इसी के साथ अयोध्या के मंदिरों और घरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, हवन पूजन और रामायण पाठ के साथ ही भजन कीर्तन का दौर भी शुरू हो गया है। अयोध्या में चारों ओर धार्मिक जय घोष की गूंज है तो कोई शंखनाद भी कर रहा है। भुग पूजन के पूर्व कल विराजमान रामलला स्थल पर रामर्चा अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा, जो कि 6 घंटे तक अनवरत चलेगा और 5 अगस्त को सुबह से विधि पूजा होगी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन प्रारंभ करने से पूर्व तक जारी रहेगी। इसी बीच अयोध्या तरह तरह की धार्मिक गतिविधियों के साथ भक्तिमय वातावरण में डूबी रहेगी। आज प्रारंभ पूजन के साथ विश्व भर के सनातन धर्मावलंबियों को की आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की 500 वर्षों की प्रतीक्षा भी पूरी हो गई। और इस बारे में और जानकारी के लिए अयोध्या से बात करते हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। शैलेंद्र, भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं देखा जाए तो आज अनुष्ठानों की भी शुरुआत हो गई है। तो किस तरह का भक्तिमय माहौल वहां पर देखा जा रहा है और किस तरह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं? जी बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 3 दिनों तक जो चलने वाला अनुष्ठान है वो आज 9:30 बजे राम जन्मभूमि परिसर में शुरू हुआ गौरी गणेश की पूजा के साथ। और हम जानते हैं कि भारतीय उपासना पद्धति में, भारतीय परंपरा में जब भी किसी शुभ काम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा होती है और वो पूजा अर्चना आज औपचारिक तौर पर शुरू हो गई राम जन्मभूमि परिसर में। और ये 3 दिनों तक जो अनुष्ठान चलेगा, हम जानते हैं कि 5 अगस्त को जब भूमि पूजन होगा उससे पहले लगातार जो पूजा अर्चना का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है अयोध्या में। और तमाम घरों में, मंदिरों में एक तरह से पूरी अयोध्या सजी हुई है, स्वागत कर रही है। और इस एक हर्षोल्लास का माहौल, जो सदियों का जो सपना था वो जब पूरा होने जा रहा है तो निश्चित तौर पर जो उत्साह है यहाँ वो लोगों का देखने लायक है। और एक भव्य हम ये कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और आज इसकी शुरुआत गौरी गणेश की पूजा के साथ हुई। तो निश्चित तौर
पर जिस क्षण का सदियों से एक इंतजार रहा था, हम जानते हैं कि वो एक सपना अब साकार रूप लेने जा रहा है। 5 अगस्त को जब भूमि पूजन किया जाएगा, उससे ठीक पहले अयोध्या में इस तरह से आप कहीं भी गुजरे, यही चर्चा हो रही है। लोग तैयारियों में जुटे हैं, चाहे वो दुकानदार हो, संत हो, और साथ ही साथ आप पूरी अयोध्या एक तरह से झंडों से पटी हुई दिखाई दे रही है, सजी हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ तोरण द्वार लगे हुए हैं। भगवान राम के की प्रतिमा वाले भगवान राम एक तरह से कड़कड़ में अयोध्या में विद्यमान तो वैसे ही रहते हैं, और अब वो स्पष्ट तौर पर जगह जगह दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर हम बहुत ये कह सकते हैं कि वो महत्वपूर्ण समय आने वाला है। नृपेंद्र मिश्र जो राम जन्म भूमि निर्माण समिति जो है उसके मुखिया हैं, प्रमुख हैं, वो लगातार एक तरह से देखें तो ये अयोध्या में कैंप किए हुए हैं। हम जानते हैं कि उनकी देखरेख में जो राम मंदिर का निर्माण होना है, और एक भव्य राम मंदिर के निर्माण की जो सभी हम एक तरह से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसका भूमि पूजन 5 अगस्त को किया जाना है। लेकिन उससे कई दिन पहले ही एक तरह से जो हर्षोल्लास का माहौल है वो अयोध्या में दिखाई दे रहा है। साधु संत भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है आज 3 बजे जो चंपत राय वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, औपचारिक और जानकारी देंगे। तो निश्चित तौर पर बहुत एक तरह से कहें तो हर्षोल्लास का माहौल अयोध्या में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हर्षोल्लास का माहौल है और भक्ति में है पूरा अयोध्या में माहौल। लेकिन इसी बीच शैलेंद्र, जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम चाक चौबंद हों, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। और साथ ही क्योंकि कोरोना का समय है तो इसको लेकर किस तरह के इंतजाम है, क्या किसी खास तरह की गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं? निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि कोरोना संकट के मद्देनज़र एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है। हम जानते हैं कि लगातार ट्रस्ट की तरफ से यह अपील भी की गई लोगों से कि लोग अपने घरों में टेलीविज़न पर, अपने मोबाइल में इस पूजन को देखें, भूमि पूजन को देखें, और अयोध्या ना आने की अपील की गई। और ये भी लोगों को कहा गया है कि ज़्यादा संख्या में एक जगह पर इकट्ठा न हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। पूरी अयोध्या में जो मुख्य मार्ग हैं, जो अयोध्या के अंदर, अयोध्या शहर नगरी के अंदर आने वाले जो मार्ग हैं, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है, और सभी से अपील भी की जा रही है कि पूरी तरह से वो एहतियात बरतें। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भीड़ ना हो, इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है, और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। और तमाम जो और आगे की जो प्रक्रिया है उसको विस्तार से इस बारे में कि अब आगे क्या कार्यक्रम होना, हम जानते हैं कि पूजन जो रात 9:30 बजे शुरू हुआ और लगातार अब 3 दिन चलना है। उसके साथ ही साथ और जो कुछ विस्तार से जानकारी है, चंपत राय 3 बजे औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस बात की जानकारी देंगे। और जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि एक तरह से जो राम मंदिर निर्माण समिति के जो प्रमुख हैं नृपेंद्र मिश्र, जो उत्तर प्रदेश काडर के IAS रह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रह चुके हैं, उनकी देखरेख में एक तरह से कहें तो इस राम मंदिर निर्माण का काम आगे बढ़ाया जाना है। और उससे ठीक पहले जब 5 अगस्त का सभी इंतजार कर रहे हैं, अयोध्या ऐसे लग रही है जैसे स्वागत को तैयार हो, और हर्षोल्लास की जो करतल ध्वनि है वो चारों तरफ सुनाई दे रही है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को अयोध्या से हम तक पहुंचाने के लिए। और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज से विशेष साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 5 तारीख को भूमि पूजन करेंगे। साथ ही राम मंदिर के निर्माण के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया था उनको श्रद्धांजलि देने की भी ये तारीख होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस अवसर पर आकर के लगभग 500 वर्षों के इस लंबे इंतजार को आज अपनी कर कमलों से, अपनी उपस्थिति से वर्तमान पीढ़ी को न केवल गौरवान्वित कर रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ी नजीर रखने जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन सभी हुतात्माओं को जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए एक लंबा संघर्ष किया था, अपना बलिदान दिया था, जिन लोगों ने संघर्ष किया, अपनी आंखों के सामने इस ऐतिहासिक क्षण को नहीं देख पा रहे हैं, उन सबको भी श्रद्धांजलि देने का एक अवसर 5
अगस्त 2020 की तिथि होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व समस्या का समाधान नहीं चाहता। राम मंदिर के निर्माण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में कांग्रेस ने अड़चनें पैदा की हैं। कांग्रेस नेतृत्व कभी भी समस्या का समाधान नहीं चाहता था। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेतृत्व ने 1949 में श्री सोमनाथ मंदिर की समस्या के समाधान में भी रोड़ा अटकाया था। और यही नहीं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में भी समय समय पर रोड़ा अटकाया था। और अंतिम रोड़ा इनका वो भी था जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि न्यायालय 2019 के पहले इस समस्या का समाधान न करे। ये भी कांग्रेस के ही एक नेता ने किया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसके लिए गणमान्य लोगों को आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इस पूजन का पहला आमंत्रण अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी को भेजा गया है। उनको ये आमंत्रण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से भेजा गया है। इकबाल अंसारी के साथ मुस्लिम पक्षकार रहे हाजी महबूब को भी निमंत्रण मिला है और लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले पद्मश्री मोहम्मद शरीफ को भी आमंत्रण दिया गया है। इकबाल अंसारी ने कहा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैंने पहले भी कहा था कि धार्मिक कार्यक्रम है और अगर वो मुझे बुलाएंगे तो हम जाएंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे जिले में आ रहे हैं। सबको इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में रोजगार होगा, अयोध्या में विकास होगा, मंदिर बनेगा, खूबसूरती होगी, विकास होगा, रोजगार मिलेगा। मंदिर के साथ साथ में अयोध्या की भी तकदीर बदलेगी, अयोध्या खूबसूरत बनेगी। हर आदमी चाहता है, हम भी चाहते हैं। खुशी इस बात की है कि हम प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अयोध्या। अयोध्या में रोजगार होगा, विकास होगा, मठ मंदिर बनेगा, खूबसूरती बढ़ाई जाएगी, विकास होगा, रोजगार मिलेगा। और अब देखते हैं कोविड-19 से जुड़ी कुछ खबरें। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इस बात की अनुमति दे दी है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के इंसानों पर दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल कर सकें। क्लिनिकल एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर गहन मूल्यांकन के बाद डीसीजीआई ने एसआईआई को क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने ये वैक्सीन विकसित की है। इसके दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। भारत में इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करने के साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट इसका उत्पादन भी करेगी। इस वैक्सीन की प्रारंभिक परीक्षण की रिपोर्ट सकारात्मक आई है। ये वैक्सीन एंटीबॉडी बनाने के साथ ही व्हाइट ब्लड सेल भी पैदा करती है, जिसे किलर यानी टी सेल भी कहते हैं। इस वैक्सीन का ट्रायल स्वस्थ 18 साल से ज्यादा उम्र के 1600 लोगों पर किया जाएगा। ब्रिटेन में 5 जगहों पर इस वैक्सीन के 2 चरणों का परीक्षण किया गया था, जिसमें इसे सुरक्षित पाया गया। इससे एंटीबॉडी भी बन रही हैं। एसआईआई और एस्ट्राजेनेका के बीच इस वैक्सीन को लेकर समझौता हुआ है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में मरीजों के ठीक होने की दर 65.77% पर पहुंच गई है। देश भर में अब तक 11,86,203 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात देने में सफलता पाई है। ठीक होने वाले मरीजों की तुलना में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा बहुत कम, महज 2.11% है। कोरोना संकट के इस दौर में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन दिशा निर्देश के मुताबिक विदेश से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। इनमें से 7 दिन सरकार द्वारा तय किए सेंटर में, जबकि 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। सरकार द्वारा तय सेंटर में क्वारंटीन रहने में आने वाले खर्च खुद व्यक्ति को ही उठाना होगा। संस्थागत क्वारंटीन से बचने के लिए यात्री को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट भी यात्री को पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जांच रिपोर्ट 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ्लाइट में बैठने से पहले यात्री को लिखित में ये देना होगा कि वो 14 दिन क्वारंटीन में रहने को तैयार है। इस दौरान उसे अपनी सेहत पर खुद नजर रखनी होगी। तनावग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, 10 साल से छोटे बच्चों के साथ पेरेंट की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इन लोगों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन पीरियड हो सकता है। इस दौरान आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल जरूरी है।
सभी यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। सड़क के रास्ते देश में प्रवेश करने वाले लोगों को भी ऊपर बताए नियमों का पालन करना होगा। यात्रा से 72 घंटे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसकी एक कॉपी इमिग्रेशन सेंटर पर जमा करानी होगी। ये सेंटर हर एयरपोर्ट, बंदरगाह, लैंड बॉर्डर के एंट्री पॉइंट पर होंगे। बोर्डिंग और एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी होगा। यात्रा के दौरान क्रू मेंबर्स सभी यात्रियों को मास्क पहनने को कहेंगे। सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन की जिम्मेदारी भी संबंधित एयरलाइंस और क्रू मेंबर की होगी। स्क्रीनिंग के दौरान जिस यात्री में बीमारी के लक्षण पाए जाएंगे उसे स्वास्थ्य अधिकारी आइसोलेट करेंगे। हेल्थ प्रोटोकॉल के हिसाब से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। बाकी यात्रियों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार क्वारंटीन सेंटर भेजेगी। इन यात्रियों को 7 दिन सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से इनका टेस्ट किया जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने पर उनका इलाज किया जाएगा। अगर यात्रियों में बीमारी के हल्के लक्षण पाए जाते हैं तो होम आइसोलेशन की इजाजत दी जा सकती है। संबंधित व्यक्ति सरकारी या निजी कोविड केयर सेंटर में भी जा सकता है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वर्तमान में प्रदेश के 14 जिलों के 113 प्रखंडों की 1059 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जनसंख्या भी बढ़कर 53,70,000 हो गई है। लगभग 4 लाख लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 31 टीमें राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि राहत केंद्रों में 27,000 लोग रह रहे हैं, जबकि 9,40,000 की आबादी को 1,385 सामुदायिक किचन से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। जिले के 13 प्रखंडों की 210 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। वहां पिलखी पंचायत के मोहम्मदपुर कोठी गांव में तिरहुत नहर का दाया तटबंध टूटने से 4 गांव में बाढ़ का पानी फैल गया। वहां निचले इलाकों में रह रहे लगभग 200 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत कार्य में जुटी हुई है। वहीं जिले के सरैया प्रखंड में नदी का बायां तटबंध तेज जल प्रवाह के कारण टूट गया। टूटे हुए तटबंध की मरम्मत का काम जारी है। उधर दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में अधवारा समूह की नदी पर बने सुरक्षा बांध में 20 से 30 फीट की दरार आ गई है, जिससे पानी का तेज बहाव अब नए इलाके में फैलने लगा है। लोग तटबंध की मरम्मत का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार में बहने वाली सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में आज हल्की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार देखने को मिल रहा है। अब यहां प्रभावित जिले 19 हो गए हैं। ये जानकारी असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आई। बाढ़ में मरने वालों की संख्या 109 है। बाढ़ के पानी से प्रभावित आबादी अब 8,54,235 हो गई है और सबसे अधिक आबादी वाला जिला ग्वालपारा बना हुआ है। बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या भी घटकर 1,087 रह गई है। राहत शिविरों की संख्या 55 है, जहां 11,000 से अधिक लोगों ने शरण ली है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से रविवार को 18 लोगों को बचाया गया। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क का 50% हिस्सा अब भी पानी में डूबा हुआ है। और बाढ़ के बारे में और जानकारी के लिए पटना से बात करते हैं अपने संवाददाता सलमान हैदर के साथ। सलमान, बिहार में इस वक्त बाढ़ को लेकर किस तरह की स्थिति है और मौसम विभाग का क्या कहना है आने वाले कुछ दिनों में? इंदर, पहले मौसम की ही बात कर लें। आज भी जो जिलों से हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हल्की वर्षा हो रही है बहुत सारी जगहों में। पटना में भी थोड़ी हल्की वर्षा हुई है आज सुबह से। तो वर्षा कम हुई है, इस वजह से हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में थोड़ा सुधार देखने में आए। लेकिन अगर नेपाल के कैचमेंट एरियाज में जो नदियों का कैचमेंट है वहां पर अगर वर्षा होती है तो फिर जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम नदियों की बात करें तो बागमती, अधवारा समूह की नदियां, कोसी, कमला और महानंदा नदियां अभी भी बहुत सारे स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि गंगा नदी कहलगांव में, भागलपुर में
खतरे के निशान से ऊपर आ गई है। तो इस वजह से अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्थिति में कोई सुधार है। स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है फिलहाल। और जहां तक राहत की बात है तो 2 लाख परिवारों को राज्य सरकार के अनुसार 2 लाख परिवारों को 6,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता होती है डीबीटी के माध्यम से दी गई है। और वो इसलिए कि बाढ़ में उनका सब कुछ बह गया। वो जो अपने साथ सर पर ढो करके ला सकते थे या हाथ में रख कर ला सकते थे उतने ही लाए। तो बर्तन, कपड़े, सारा कुछ बह गया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 6,000 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से उन्हें आर्थिक सहायता दी गई है। और एसडीआरएफ की 11 टीमें और साथ ही साथ एनडीआरएफ की 20 टीमें बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई हैं। जी सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे रुख करेंगे। आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए बनी राष्ट्रीय स्तर की समिति ने सभी पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने संगठनों, पेशेवरों, पदाधिकारियों और अन्य सभी भागीदारों का आह्वान किया है कि वो भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए अपने सुझाव दें। समिति की वेबसाइट के जरिए सुझाव दिए जा सकते हैं। सुधारों की व्यापक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में गृह मंत्रालय ने समिति का गठन किया था। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति रणबीर सिंह 5 सदस्यीय समिति के चेयरमैन हैं, जबकि न्यायिक क्षेत्र के कई धुरंधरों को समिति में शामिल किया गया है। ये समिति विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके अपनी रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन राय एकत्रित कर रही है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई भेजे गए बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को बीएमसी ने होम क्वारंटाइन कर दिया है। बिहार पुलिस का आरोप है कि यह सब जांच रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि इससे पहले गई टीम को तो क्वारंटाइन नहीं किया गया था। और इस पूरे मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि आईपीएस विनय तिवारी के साथ जो किया गया है वो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बिहार पुलिस पूरे मामले में सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा सांसद अमर सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। अमर सिंह का सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा सांसद अमर सिंह को श्रद्धांजलि दी। आज सावन का 5वां और अंतिम सोमवार है। इस बार श्रावण मास की शुरुआत सोमवार हुई थी और अंतिम दिन भी सोमवार है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में भी भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर परिसर बम बम भोले के जयघोष के गुंजायमान है। कोरोना के चलते बाबा के भक्त सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। उज्जैन में सुबह से ही भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचना शुरू हो गए। कोरोना के कारण भक्त बाबा की भस्म आरती में शामिल नहीं हो सके। आज तड़के बाबा महाकाल के पट खोले गए और पंचामृत अभिषेक के बाद भस्म आरती हुई। रक्षाबंधन पर्व होने के कारण भस्म आरती में श्रृंगार के बाद बाबा को राखी बांधी गई। यहां मंदिर को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। और अगर विदेश की बात करें तो नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भी भक्त पूजा पूरी श्रद्धा के साथ महादेव की विशेष पूजा कर रहे हैं। आज भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का त्योहार रक्षाबंधन है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावणी भी कहते हैं। आज बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसके साथ ही भाई अपनी बहनों की रक्षा का व्रत लेते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार को और मजबूत बनाता है। इस बार रक्षाबंधन कोरोना के कहर के बीच हो रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि इस साल त्योहार मनाते समय सभी लोग मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करने जैसी आवश्यक बातों का पालन करें। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, रक्षाबंधन पर सभी देशवासियों को बधाई। राखी प्रेम और विश्वास का वो अटूट धागा है जो बहनों को भाइयों से जोड़ता है। आइए आज हम सब महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प दोहराएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा, रक्षाबंधन समाज में बंधुत्व की भावना का भी प्रतीक है। महामारी के इस दौर में परस्पर सहिष्णुता, संक्रमण से प्रभावित लोगों और उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति और सहायता, बंदी के कारण प्रभावित हुए श्रमिक भाइयों को हर संभव मदद, यही इस रक्षाबंधन को सार्थक बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में पीएम ने कहा, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर देशवासियों को रक्षाबंधन पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा, समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज संस्कृत दिवस है। संस्कृत दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी देशवासियों को संस्कृत दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। भारत देश के प्राचीन ग्रंथ, वेद आदि की रचना संस्कृत में ही हुई थी। ये भाषा बहुत सी भाषा की जननी है। संस्कृत भारत की पहचान है। संस्कृत हमारी अस्मिता है। आज संस्कृत दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है दुनिया के एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र सुधर्मा पर एक विशेष रिपोर्ट। ये पत्र मैसूर से प्रकाशित होता है और अपने प्रकाशन के 51 वर्ष पूरे कर चुका है। कर्नाटक का मैसूर न सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अब इसने संस्कृत पत्रकारिता की वजह से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। और ये विशेष पहचान दिलाई है इस राज्य को दैनिक संस्कृत समाचार पत्र सुधर्मा ने, जो संस्कृत का विश्व में एकमात्र दैनिक समाचार पत्र है और यह लगातार अपने प्रकाशन के 51 वर्ष पूर्ण कर चुका है। दैनिक समाचारों को संस्कृत में पढ़ने की प्रेरणा देने के साथ सरल संस्कृत लेखन की परंपरा को जीवित रखने का अद्भुत प्रयास भी किया है इसी सुधर्मा ने। द्वितीय दिनादारभ्य अहम तस्यां पत्रिकायां लेखान् लेखितुम् आरब्धवान्। एवं बहवः संस्कृतकवयः, बहवः गद्यरचयितारः अस्यां पत्रिकायां स्वकाव्यानि एवं स्वविचारान् प्रकाश्य संस्कृतभाषायां लेखनचातुरीं प्रापन्। पंडित कडले नडादूरू वरदराज यंगार्य ने सुधर्मा दैनिक संस्कृत पत्र की स्थापना 15 जुलाई 1970 में की थी। उनके देहावसान के उपरांत उनके पुत्र विद्वान केवी संपत कुमार और उनकी पुत्र वधू विदुषी विजय लक्ष्मी उनके इस महान कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ रही पाठकों की मांग के अनुरूप सुधर्मा ने वर्ष 2009 में अपना ऑनलाइन संस्करण भी आरंभ किया, जहां पर पाठक निशुल्क संस्कृत समाचार पढ़ सकते हैं। सुधर्मा ने इस वर्ष से एक साप्ताहिक संस्कृत पत्र गिरवाण वाणी भी आरंभ किया है, जो प्रति रविवार प्रकाशित हो रहा है। यद्यपि बहुश्रुताः विद्वांसः सम्पादकमण्डल्यां सन्ति, तथापि 90% परिश्रमस्तावत् अनयोः दम्पत्योरेव। अहं सर्वदा अपश्यं यदा यदा अहं गच्छामि स्म। प्रातरारभ्य सायं पर्यन्तमपि संस्कृतभाषायाः एव श्वासः भवति अनयोः दम्पत्योः। यः कोऽपि आगच्छति चेत् सुधर्म्याः वर्धनं कथम्, इतोपि अधिकतया अग्रे वयं कथं नयामः,
इत्येवं प्रश्नान् कुर्वन्ति सूचनाश्च अपेक्षिताः इति वदन्ति। परंतु विगत कई वर्षों से मुद्रण, प्रकाशन और प्रेषण में अधिक लागत के कारण सुधर्मा संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। संपूर्ण देश में व्याप्त संस्कृत छात्र और शिक्षक यदि इस दैनंदिन पत्र सुधर्मा की ग्राहकता को स्वीकार करते हैं तो निश्चित ही इस पत्र को और अधिक सहायता मिलेगी। संस्कृत डेस्क, डीडी न्यूज। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम सब